So before starting this session, 2 मिनट श्रद्धांजलि देंगे रतन टाटा जी को, जो प्रसिद्ध उद्योगपति रहे हमारे देश के और उन्होंने बड़ा नाम कमाया। तो यहाँ पर उनको क्यों याद किया जाता है? बहुत सारी बातें उनके जीवन के ऐसे दृष्टांत हैं जिनके लिए आज उन्हें याद किया जाएगा और आगे तक भी याद किया जाएगा। सबसे पहले जैसे मैं बता रहा था कि पाकिस्तान को जब बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी फोर्सेस के लिए गाड़ियों की, तो उन्होंने रतन टाटा जी को कॉल किया था एंड ही स्ट्रेट वे रिफ्यूज्ड। उन्होंने कहा कि आप बिजनेसमैन थोड़ी है, इतना बड़ा प्रॉफिट हो रहा है और गवर्नमेंट का ऑर्डर है और आप इसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने स्ट्रेट वे सीधा सीधा ये कह दिया था कि आई कीप कंट्री अबाउ द बिजनेस। मैं कभी भी बिजनेस को प्रेफरेंस नहीं देता, मैं देश को प्रेफरेंस देता हूँ। और इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। वो अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनको अपनी फैमिली की तरह ही मानते थे। छुट्टियाँ देनी, मैटरनिटी लीव देनी और रीएम्बर्स करना मेडिकल का जितना भी खर्चा होता है, ये पीएफ वगैरह, ये सब बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने शुरुआत की। और ही बिलीव इन क्वालिटी, ही बिलीव इन ट्रस्ट। वो कहते थे कि यदि आपने ट्रस्ट बिल्टअप कर लिया, और सबसे बड़ी बात है कि ट्रस्ट आपका टूटना नहीं चाहिए। और स्वामी नारायण एक बार एक भाषण में बता रहे थे कि व्हाट इज़ ग्रोथ, व्हाट इज़ सक्सेस एंड व्हाट इज़ प्रोग्रेस। तो ही वॉज डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन द थ्री। और उनको जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो मुझे ये जो डेफिनेशन सक्सेस की है ये बहुत नज़दीक मिलती है रतन टाटा के। उनके जीवन के जो प्रिंसिपल्स थे, उनके जीवन के जो आदर्श थे, वो इन्हीं पे आधारित थे। तो उन्होंने डिफाइन किया ग्रोथ को कि ग्रोथ इक्वल टू इंक्रीज इन व्हाट? इंक्रीज इन टर्नओवर, इंक्रीज इन मनी, इंक्रीज इन बैलेंस शीट। इस सारी चीज़ों के अंदर आपका बिजनेस आज 2 करोड़ का था और वो बढ़ के 10 करोड़ का हो गया, तो ये क्या हो गई? ग्रोथ हो गई। बट इस ग्रोथ के अंदर यदि हम एथिक्स को और कर देते हैं प्लस, प्रोफेशनल एथिक्स, यदि उनको भी हम इसके अंदर जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है? इट बिकम्स प्रोग्रेस। और एथिक्स क्या होते हैं कि एथिक्स का उद्देश्य बिजनेस कमाना नहीं है। एथिक्स का उद्देश्य किसी बिजनेस के अंदर होता है क्वालिटी का मटेरियल प्रोवाइड करना, जायज़ मुनाफा लेना, ये सब बिजनेस एथिक्स में आते हैं। ठीक है, चीटिंग नहीं करना, ये सब। तो और फिर तीसरी बात उन्होंने की सक्सेस की। तो व्हाट इज सक्सेस? तो कहते हैं कि ग्रोथ प्लस प्रोग्रेस प्लस मॉरलिटी, ऑनेस्टी, ट्रस्ट, ट्रूथफुलनेस, डिग्निटी एंड लव फॉर द कंट्री। इफ दीज थिंग्स आर प्रेजेंट, इट मीन्स ही इज़ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो उनके इस पे जब हम सारी चीज़ों को तोल के देखते हैं तो ही वॉज ट्रूली अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। ये थे जिन्होंने हर जगह क्वालिटी को, ट्रस्ट को सबसे ऊपर रखा। चाहे वो तनिष्क हो, चाहे वो टाइटन हो, चाहे वो गाड़ियाँ हों, चाहे फोर्सेस के अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स उनके जा रहे थे, गाड़ियाँ वगैरह सब जा रही थी। तो टाटा का अपना एक नाम है। टाटा कभी भी चीटिंग में और इस तरह से नहीं आया। एयरलाइंस भी जैसे आप खरीदी है तो एयरलाइंस के अंदर हॉस्पिटैलिटी आप देखो, वहाँ की एयर हॉस्टेस की ड्रेस जो डिज़ाइन की गई है नई, वो देखो आप। तो सारी चीज़ किसके हिसाब से बदल जाती है? व्हेन द मोटिव ऑफ बिजनेस चेंजेस। बिजनेस का मोटिव एक जगह होता है केवल पैसा कमाना और एक जगह होता है टू सर्व। तो यहाँ क्या था? सेवा भाव था। सेवा भाव की वजह से ही वॉज रिकग्नाइज्ड। आज उसको याद कर रहे हैं और आज के बाद भी हज़ारों सालों तक वो याद किए जाएंगे जब भी बिजनेस टाइकून्स के नाम लिए जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ आज हम अपने आर्टिकल पे आते हैं। इस पे ये आर्टिकल भी बहुत अच्छा है। ये जो है मेंटल हेल्थ इन इंडियाज़ मटेरियल वर्ल्ड। तो मटेरियल वर्ल्ड, इसके उदाहरण हम देख चुके हैं पिछले दिनों। इसके अंदर भी, इस आर्टिकल के अंदर भी दे रखा है। इस आर्टिकल के अंदर बात कर रखी है किस चीज़ की? एक जो वर्क प्रेशर की वजह से, एक ये देखो आप यहाँ 38 ईयर ओल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन अ चेन्नई बेस्ड फर्म एंडेड हिज लाइफ, ये सितंबर में। इसके अलावा बहुत सारे लोग वर्क प्रेशर की वजह से अपनी जान दे देते हैं। यहाँ इसके अंदर एक और उदाहरण दे रखा है नीचे इन्होंने
कि कितने लोग 197, देखो यहाँ 197 मिलियन पीपल सफर्स फ्रॉम कंडीशन सच एज डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड सब्सटेंस एब्यूज। ये आज के हालात है। तो ये कह रहे हैं क्यों है ऐसा। इनके एक डेटा और दे रखा है इन्होंने आगे, इसके अंदर जापान का दे रखा है, इसमें नहीं अगले आर्टिकल में दे रखा है, चलो उसको वहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये जो कह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ आज हमारी कैसी हो गई, मटेरियल वर्ल्ड के साथ हम इतने कनेक्टेड हो गए कि हमें सब कुछ क्या नज़र आ रहा है, सिर्फ मोबाइल ख़रीदना है, उसका यूज़ क्या करना है, मोबाइल 1 लाख का 1.5 लाख का मोबाइल, दैट इज स्टेटस सिंबल, बड़ी गाड़ी दैट इज स्टेटस सिंबल, बस इसके लिए हम उन चीज़ों को स्टेटस से जोड़ते ही क्यों हैं। वो उपयोग की चीज़ें हैं, मोबाइल है, इट इज़ ए टूल, बस उसको इतना मानो, इतना मानोगे तो स्टेटस सिंबल बनेगा ही नहीं, ना आपके लिए बोझ बनेगा और ना सामने वाले के लिए बनेगा। सामने वाले जो मोबाइल को देख के एक आदमी की हैसियत तय करते हैं, या मैं इस मोबाइल को रख के अपनी हैसियत तय करवाना चाहता हूँ, दोनों की बेवकूफ़ी है और इसीलिए भागदौड़ हो रही है। आदमी 8 से 5 की ड्यूटी करके आ रहा है, उसके बाद LIC एजेंट बना हुआ है, किसी कंपनी का वो बना हुआ है, उसकी ट्रेनिंग कर रहा है, घर से भाग दौड़ कर रहा है, टाइम है नहीं, ना खाने का है ना पहनने का है, पैसा पैसा पैसा, और अल्टीमेटली उस पैसे का यूज़ कौन करता है, कोई और। 24 साल के, 36 साल के, 48 साल के लोग चले जाते हैं। आजकल हार्ट अटैक हो रहे हैं इस लाइफस्टाइल की वजह से, इस मेंटल स्ट्रेस की वजह से। अब उसने जो कमाया था उसको कौन यूज़ करेगा, जिसने नहीं कमाया वो उसके आनंद लेगा। तो यहाँ ये बहुत सारी, इसके अंदर सुकरात की एक कोट ले रखी है यहाँ पर, आप देखो। पर मैं कह रहा हूँ कि सुकरात तक जाने की क्या ज़रूरत है। हमारे देश में ही शंकराचार्य जी ने सबसे अच्छी बात कही है, उन्होंने कहा है ऑल लिमिटेशंस। शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं यहाँ, ऑल लिमिटेशंस आर द cause of sufferings। शंकराचार्य जी क्या मतलब हुआ इस बात का, ये कह रहे हैं जो भी चीज जो हमें बंधन में डालती है वो सब हमारे लिए क्या है, सफरिंग्स है, परेशानी है, पीड़ा है, दर्द है, ये सारी चीजें, और उन्हीं से हम दुखी हैं, वही दुख है सबसे बड़ा, ये कह रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, लिबरेट योर सेल्फ, इन चीज़ों से मुक्ति। अब इन चीज़ों से मुक्ति कैसे मिलेगी, वी हैव टू चेंज अवर लाइफ स्टाइल। लिमिटेशन, मेरे पास आज 1 करोड़ है, 5 करोड़ हो जाए, ये लिमिटेशन की तो बात कर रहे हैं हम पैसे से, लेकिन हम उन चीज़ों की बात नहीं कर रहे जो पैसों की जरूरत ही नहीं जिनको खरीदने के लिए। स्माइल है, कैन यू परचेज स्माइल, खरीद सकते हो आप मुस्कुराहट तो आप मुस्कुराओगे तो सामने वाला मुस्कुराएगा, कुछ पे ही नहीं करना, वहाँ आप वो हो। मैं एक बार जबलपुर जा रहा था और मुझे सवेरे जाना था, मतलब 6 बजे गाड़ी पहुँचनी थी सवेरे, और मैंने रजिस्ट्री करानी थी वहाँ किसी उसकी, और शाम की ट्रेन से मुझे वापस आना था। तो बिल्कुल हल्का सा एक बैग था, मैंने उसी के अंदर सब कुछ रखा हुआ था। मैं जाके वहाँ बड़ा रिलैक्स बैठ गया, सामने सीट पे भी 3-4 लोग बैठे हुए थे सारे। अब उन्होंने देखा कि मेरे पास ना तो मोबाइल है, ना कोई किताब है, ना मैंने ईयरबड्स लगा रखे हैं, ना मैं मोबाइल देख रहा हूँ, ना लैपटॉप है। मैं अपने आराम से रिलैक्स बैठ गया, और गाड़ी चलने के 2 बजे गाड़ी चली थी, और 3-4 बजे तक मतलब वो इस चीज़ को लेके परेशान हो गए कि मैं इतना शांत क्यों बैठा हूँ, मतलब मैं कुछ कर क्यों नहीं रहा। और आखिरकार उन्होंने, जब मैं बाथरूम के लिए गया, जब वापस आया तो उन्होंने डिस्कस करके ये कहा कि भाई साहब बुरा ना मानो तो एक बार पूछें आप ठीक तो हो। मैंने कहा हाँ जी ठीक हूँ। ये बोले नहीं कोई बीमारी, कोई डिप्रेशन कुछ ही है। मैंने कहा ना बिल्कुल हेल्दी हूँ, हेल्दी हूँ। ये बोले आप 4 घंटे से बिल्कुल शांत बैठे हो, आपने ना मोबाइल यूज़ किया, ना और कुछ, ना कोई बुक पढ़ी, ना और कुछ। इतना रिलैक्स कोई आदमी कैसे हो सकता है, बीमार ही हो सकता है। अब सोचो, बीमार वो है, मेरे को बीमार बोल रहे हैं। इसी चीज़ से वो अनयूजुअल हो गए, वो अनईजी हो गए, सॉरी। क्योंकि हम क्या है, 1-1 मिनट में फ़ोन उठाना, 1-1 मिनट में फ़ोन देखना, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट कुछ नहीं आता, पर फिर भी बस आदत होती है। थोड़ी देर में देखा, घुमाई उंगली, फिर रख दिया, बेकार की रील देखी। ये है, कुछ ना करना हमारे लिए बड़ी ट्रबल की बात है, और पीसफुल बैठना तो बहुत ही ज़्यादा। तो इस चीज़ को अब मुझे तरस आ रहा था उन लोगों के ऊपर
कि वो इस चीज़ को बीमारी मान रहे थे। मैं जो पीसफुली बैठा था, अपने आराम से एंजॉय कर रहा था, यात्रा को पूरी तरह से बाहर के सीन देख रहा था, तो वो अनईजी थे इस चीज़ को लेकर सामने वाले। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है। किसी आदमी को बिना मोबाइल के देखना, किसी आदमी को शांत बैठे देखना, ये है ही नहीं। टाइम पास के लिए हर आदमी, देखो हर आदमी क्या करता है, उसके इसमें बड्स लगे होंगे, बात कर रहा होगा, या तो मोबाइल पे बात कर रहा होगा, या मोबाइल पे कोई मूवी देख रहा होगा। ये है। यदि मान लो मैं स्माइल भी कर दूं किसी को देखकर, तो सोचता है क्यों हंस रहा है, मतलब पंगे भी हो सकते हैं इस बात को लेकर, क्यों हंस रहा है भाई। हंसना भी गुनाह हो गया है आज, ये हो गया, क्योंकि आदमी ऐसा हो गया कि हंसता ही नहीं है बिना कारण के, तो उसको रीजन। और बच्चा क्या है, एक बच्चा आपने देखा छोटा सा, वो हमेशा ही इज ऑलवेज स्माइलिंग, ही और शी, देखा होगा ना छोटा सा बच्चा, क्यों? कि उसको कुछ दुखी नहीं, और बेसिक नेचर ही हमारी आनंद की है। तो यहाँ वो यही कह रहे हैं, द ऑल लिमिटेशंस आर द कॉज ऑफ सफरिंग। हम हर चीज़ को बांध देते हैं, नौकरी को हमने इस चीज़ में बांध दिया, हम व्यवहार को बांध देते हैं, इससे बात करनी है, इससे नहीं करनी, इससे मुझे ईर्ष्या रखनी है, इससे मुझे द्वेष रखना है, इससे मुझे कंपटीशन करना है, इससे मुझे नफरत करनी है, इससे मुझे प्यार करना है। एंड प्यार इज ऑल्सो ऑन सम कंडीशन। प्यार कैसे है? बस मैं इससे प्यार करूं तो प्यार नहीं है, वो पोजीशन है। मेरे अलावा किसी से बात ना करे, मेरे अलावा किसी को मैसेज ना करे, उसको मैसेज करने की क्या जरूरत थी, उससे बात करने की क्या जरूरत थी। अरे भाई, आपने गुलाम थोड़ी बना लिया, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। हम क्या करते हैं, शादी हो गई तो भी मेरे से बिना पूछे किसी से नहीं बात करेगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। आपने शादी की है, किसी को गुलाम बनाया है। वो लिबर्टी, आपको इनसिक्योरिटी फील होती रहती है, किसी से बात कर लेगी तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये जो लाइफस्टाइल जो बन रही है ना, ये सारा इसका कारण ये है। तो इसके अंदर एक फ्रांस के अंदर हम यहाँ जिक्र करेंगे, इसमें नहीं दे रखा। फ्रांस के अंदर ये जो आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इस दौर से फ्रांस बहुत पहले गुजर रहा था। तो फ्रांस ने क्या कर दिया, राइट टू रिजेक्ट एक कानून बना के ले आए, राइट टू रिजेक्ट। और इस राइट टू रिजेक्ट में क्या था कि आफ्टर 6 PM यदि आपने राइट टू रिजेक्ट को ऑन कर दिया है 6 PM के बाद में, तो आपसे कोई भी काम नहीं करा सकता। यदि आपने राइट टू रिजेक्ट को एक्टिवेट कर दिया तो 6 बजे के बाद आपके ऑफिस से कोई कॉल नहीं आएगी आपको, आपके स्कूल से कोई कॉल नहीं आएगी आपको। यहां क्या होता है, टीचर है, रात को लोग 10-10 बजे फ़ोन कर देते हैं, पेरेंट्स फ़ोन कर देते हैं। एक दिन एक पेरेंट का फ़ोन आया मिसेस के पास 10 बजे, तो मैंने उठाया, मैंने कहा भाई ये कोई टाइम थोड़ी करने का। यूँ बाबू जी मैं तो 10 बजे घर आता हूँ तो 10 बजे ही करूँगा। मैंने कहा आपकी समस्या के लिए मतलब मैं जागूँ, मतलब आपको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? 10:30 बजे आप आते हो, समस्या आपकी है और आप किसी और को तंग कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। आपने बात करनी है तो आप स्कूल आवर्स में करो। ये बोले नहीं, टीचर इज टीचर फॉर 24 आवर्स। मैंने कहा ये आपकी गलत है। 24 आवर टीचर है ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि आपके परेशान करने के लिए टीचर है। स्कूल सैलरी देता है तो इसलिए नहीं देता कि भी आप किसी समय मुंह उठाओगे और फ़ोन कर दोगे। बीइंग एन एडवोकेट ऑल्सो आई वॉज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। रात को 11 बजे बाबू जी को कल की तारीख पूछनी थी, ये पूछना था, ये मतलब सिली थिंग्स के लिए फ़ोन कर रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, 8 से 8 फ़ोन अपना स्विच ऑफ कर दिया रात को 8 बजे से सवेरे 8 बजे तक, और करता ही नहीं ऑन। तो क्या है, आप समझ गए? तो क्या है, हम अननेसेसरी, हम सामने वाले की तकलीफ को देखते नहीं। इस करके फ्रांस ने एक ये कानून बनाया, राइट टू रिजेक्ट। यदि राइट टू रिजेक्ट के अंदर आपको पूरा अधिकार है, आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। कितना ही बड़ा काम हो, कैसा ही काम हो, आप ऑफिस के काम के लिए आपका बॉस या आपका कोई भी साथी या कोई भी एम्प्लॉयर को कोई कॉल नहीं करेगा। आपकी पर्सनल लाइफ भी तो है, उस पर्सनल लाइफ को करने के लिए। अब बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे, ऑफिस से आए 8 बजे, खाना वाना खाया, फिर लैपटॉप लेके बैठ गए। क्या कर रहे हो, ऑफिस का ही काम कर रहे हैं। अरे भाई, ऑफिस का काम ऑफिस ने खरीद थोड़ी लिया आपको, घर भी है, परिवार भी है, आपकी अपनी हॉबीज भी है, आपके अपने इंटरेस्ट भी है, वो कहाँ गए? लेकिन हम भी ये दिखाना चाहते हैं, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, बेस्ट मार्केटिंग एजेंट, बेस्ट सेल्समैन, इन सब का खिताब जीतना चाहते हैं, और हम अपनी जिंदगी को खुद नर्क बनाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आपको गवर्नर नहीं बना देगा,
2 महीने आप बेस्ट सेल्समैन रहोगे तो एफर्ट्स करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दैट शुड बी लिमिटेड टू एन एक्सटेंट। एक 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे कहीं तो ब्रेक लगाओ पूरे दिन, वही ओवरबर्डन की वजह से सारा कुछ हो रहा है। फिर यहाँ और एक बात कह रहे हैं ये अब इसके अंदर पूरे आर्टिकल में जो दे रखा है वो दे रखा है, वो तो अपने हिसाब से आप देख लेना। अब एक और बड़ा चलन चल गया, आपको बताता हूं। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, अभी मैंने एक डिवोर्स कराया, मतलब आई वॉज नॉट इन फेवर, पर चलो अनफॉर्चुनेटली वही वकील हूं तो करना पड़ेगा। मैंने डिवोर्स करा दिया। डिवोर्स करने के बाद मेरे पास इनविटेशन आया कि सब घर पार्टी रखी हुई है और आपको आना है। तो हालांकि मैं जाता नहीं हूं, लेकिन बाय द वे मैं वहीं से गुजर रहा था, तो मैंने कहा चलो इनके यहाँ भी हो चलता हूं। तो जो मेरी क्लाइंट थी वो, मैं वहाँ चला गया। तो ये जो पार्टी रखी हुई थी, ये डिवोर्स को सेलिब्रेट करने के लिए रखी हुई थी। मतलब ब्रेकअप और डिवोर्स ये सेलिब्रेट होने लग गए। भाई इसमें सेलिब्रेट होने जैसी क्या बात है। एक फिल्म आई थी बहुत पहले, जब वी मेट, उसके अंदर वो हीरो हीरोइन से कहता है कि तू गाली दे। ये कौन सा तरीका है कि गाली दे के आप यू गेट रिलीव्ड, यू गेट रिलैक्स्ड? ये कौन सा तरीका है? इसको गाली दे दे, तेरे को शांति मिल जाए, मुझे शांति मिल गई। भाई कहाँ शांति मिल गई? शांति इस चीज़ में थोड़ी है। शांति ऐसी सिचुएशन में जहाँ गाली देने की पूरी जरूरत पड़ रही है और आप गाली नहीं देते, वो है। दैट इज द थिंग वन मस्ट अप्रिशिएट। वहाँ अप्रिशिएशन होनी चाहिए। इसके लिए अप्रिशिएशन थोड़ी है कि आपको गाली देने का मन किया और आपने 4 गालियाँ दे दी, और इन्हीं चीज़ों का अप्रिशिएट किया जा रहा है। जितने आपके रील्स हैं, ये हैं, लड़कियाँ दबादब गालियाँ दे रही है, खूब बुरी बुरी गालियाँ दे रही है, इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जा रहा है। मतलब बहुत सारी जगह, बहुत सारी फिल्मों में जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी गालियाँ डाली जाती है। मुझे लगता है ऐसा कि उनको अपना शौक पूरा करना है। बहुत सारी फिल्मों में देखता हूँ कि यहाँ ऐसा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी ये चीज़ें बोली जाती हैं। क्यों? वो आज का यूथ चाहता है ऐसा, बात बात में इनको यूज़ करना, ऐसी गालियाँ देना। लड़कियाँ अपने आप को भी कुछ अच्छा फील करती होंगी शायद इस तरह से, लेकिन ये चीज़ आपको परेशानी में डाल देगी। रोड रेज होती है, छोटा सा आपका पता नहीं कब आपकी आदत बन जाती है गाली देने की, और कब कहाँ किससे टकरा जाओ और शेर को सवा शेर मिल जाए। छोटी सी बात होती थी रोड रेज, मतलब कोई नुकसान भी नहीं हुआ था। अभी कुछ दिनों पहले ओवरटेक के ऊपर आपने देखा होगा, रोडवेज की एक बस जा रही थी और पीछे से एक थार गाड़ी आ रही थी, उसके अंदर कुछ यूथ थे, और सवेरे की बात है, करीब 3:30-4 बजे की बात है। उन्होंने हॉर्न दिया, उसने नहीं दिया होगा ड्राइवर ने ध्यान, या ओवरटेक करने में उसने साइड देने में थोड़ी सी देर कर दी, आगे कुछ होगा। तो उन थार वालों ने क्या काम किया कि उसके रोडवेज की गाड़ी के आगे वो लगा दी, अपनी गाड़ी लगा दी। ड्राइवर उतरा, ड्राइवर ने कहा भाई साहब ये क्या बदतमीजी है, मतलब मैं तो सेवा कर रहा हूँ, यहाँ 70-80 सवारियाँ बैठी हुई है, इनको लेके ये 4 बजे 3 बजे बस जा रही है, किसी को कहीं जाना होगा, किसी को कहीं जाना होगा, इस चीज़ को लेके। और वो ये बोले तू जानता नहीं हम कौन है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें सड़क नहीं देने की, और ये साइड नहीं देने की, और ये सारी बात को लेकर लड़ाई हो गई, और बैक करके उसने गाड़ी चढ़ा दी उस पर, ड्राइवर के ऊपर। और इतना नहीं, वहाँ लोगों ने रिकॉर्डिंग की, 4-5 बार उसको रौंदा, मतलब उसको जब तक उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े नहीं कर दिए। किस चीज़ का गुस्सा है भाई? क्या ऐसा नशा, क्या ऐसा यूथ? इतनी आपको शौक है तो अपनी सड़क बनवा के चलो प्राइवेट। समाज में रहने लायक हरकतें नहीं हैं। और ये चीज़ें, ये जो माचो दिखाने की जो बात होती है, 4 दोस्त इकट्ठे हो गए तो अपने आप को ये करने के लिए, आप सोचो कि ये फ्रस्ट्रेशन ऐसा नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन किसी और चीज़ की है जो यहाँ निकल रही है। जिस चीज़ को बहुत शांति से इसका सॉल्यूशन हो सकता था, ड्राइवर ने कहा कि भाई साहब मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है आप निकाल लो गाड़ी। अब आप निकल तो गई गाड़ी, इतनी जल्दी थी ना आपको, अब चले जाओ। अब 1.5-2 घंटे वेस्ट कर दिए, अब आराम से तसल्ली से बैठेंगे, 8-8, 10-10 साल जेल के अंदर बैठेंगे। अब कोई जल्दी नहीं है उस काम की या कोई काम करने की। तो ये जो लाइफस्टाइल बन गई है गालियाँ देने की, ये करने की, और ये कहते हैं इससे तसल्ली मिल जाती है, गाली दे के थप्पड़ मार के ये तसल्ली नहीं मिलेगी। तसल्ली ऐसी मिल जाएगी फिर जेल में तसल्ली करोगे, ये सारी चीज़ें।
तो ये कह रहे हैं इस पूरे आर्टिकल के अंदर ये है कि हमने अपनी लाइफस्टाइल को जिस हिसाब से मोड़ दिया है ना, कि बस स्टेटस सिंबल बना दिया, पैसा पैसा पैसा, रिश्ते हमने ताक पे रख दिए, फैमिली को हमने ताक पे रख दिया। ये कह रहे हैं कि जो असली जो चीज़ है दैट लाइज इन 3F 3H एंड 3S, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हैप्पी लाइफ। और उसमें क्या कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूँ ये बात। तो पहला F क्या है? फर्स्ट F इज फैमिली। अपनी फैमिली को टाइम दो, अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस दो, अपनी फैमिली के सुख दुख में काम आओ। आपकी फैमिली भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कौन है? वही है, ठीक है। और दूसरा, इसका लिंक भी डाल दूंगा मैं इसमें वीडियो में नीचे, ये बैलेंस ऑफ लाइफ करके एक वीडियो बनाया था मैंने पहले, उसमें है ये डिटेल में। एंड सेकंड इज फ्रेंड्स। कौन से फ्रेंड्स? वर्चुअल फ्रेंड्स नहीं, रियल फ्रेंड्स। और ये भी नहीं नंबर, आप कितने दोस्त हैं? 250 दोस्त हैं। 250 दोस्त नहीं होते भाई, दोस्त 2 ही 4 होते हैं जो आपके सुख दुख में काम आते हैं, जो आपके असली दोस्त हैं। यूँ तो फिर आप कितने ही बना लो, 2500 दोस्त आपके फेसबुक पे हैं, 5000 आपके इंस्टा पे हैं, यहाँ हैं, वो जैसे दोस्त हैं उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। एंड द थर्ड वन इज फेथ। यदि आपका फेथ नहीं है सोसाइटी के ऊपर, आपका फेथ नहीं है अच्छाई के ऊपर, आपका फेथ नहीं है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, आपका फेथ नहीं है डेमोक्रेसी में, तो ये सब दिक्कतें पैदा होती हैं। तो फेथ अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, जो भी आप जिसको भी मानते हैं उसके अंदर, जिस देश में रहते हैं वहाँ के प्रजातंत्र में, सरकार में, डेमोक्रेसी में, समाज में, इन और सामाजिक संस्थाओं में, इनके अंदर, सबके अंदर फेथ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद फिर आते हैं आपके 3H। फर्स्ट इज़ हेल्थ। दिस इज़ ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। हेल्थ के बारे में हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। 8 बजे तक सोना, 9 बजे तक सोना, ये फैशन बन गया है। रात को लेट तक जगो, कोई बात नहीं, लेकिन आप एक तो अपनी नींद तो पूरी करो। 5-6 घंटे की नींद तो पूरी होनी चाहिए। नींद पूरी करना वो भी हेल्थ में है, ठीक समय पे खाना खाना वो भी हेल्थ में है। जिसके लिए आप कमा रहे हो उसी को आप इग्नोर कर रहे हो, आप खाना ही टाइम पे नहीं खा रहे। और तीसरा क्या है? थोड़ा बहुत योगा हुआ करो। सबसे ज़्यादा आप आनंद कब ले पाओगे? व्हेन यू आर हेल्दी। बीमार हो, आपको रसगुल्ले बहुत पसंद है, आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है, आपको गोलगप्पे बहुत पसंद है, बुखार हो रहा है आपको, आप एंजॉय कर पाओगे उसको? नहीं कर, आप मन ही नहीं करेगा। तो इन सब चीज़ों को एंजॉय करने के लिए हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो हेल्दी नहीं फिजिकली नहीं, मेंटली ऑल्सो, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं। और मेंटली हेल्दी कब होगे? जब आप रिलैक्सड होगे। रिलैक्स क्या? ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच, ये फालतू फंड की चीज़ें नहीं रखोगे तो उसमें ये झूठा स्टेटस, झूठा स्टैंडर्ड, ये सब। एंड द सेकेंड इज हाइजीन। हाइजीन की इंपॉर्टेंस कोविड ने बताई हमें, कोविड से तो पता लगा ये। और थर्ड इज हॉबी। बहुत सारी बुक्स जो बेस्ट टाइटल्स हैं, बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं, उनके अंदर मैंने हजारों में पढ़ा है ये कि हॉबी जो एक ऐसी चीज़ है जो आपको डिप्रेशन से भी निकालने में सक्षम है। जिनके पास हॉबीज़ थी उन्होंने कोविड के उसको लॉकडाउन पीरियड को बड़े आराम से एंजॉय किया। जिसको पेंटिंग करनी थी उसने अपने खूब शानदार पेंटिंग की, जैसे कुकिंग का शौक़ था कुकिंग की, जिसको योगा का शौक़ था उसने योगा को एक्सप्लोर किया। जिसके पास भी हॉबी थी उसने उस टाइम को पूरा एंजॉय किया और अपने आप को, अपने लेवल को इंक्रीज़ किया। और जिसके पास हॉबी नहीं थी उसने क्या किया? उसका टाइम ही पास नहीं हो रहा था, उसने फिर वो देखी हैं वेब सीरीज़। कितनी वेब सीरीज देखी है तुमने टोटल? हाँ टोटल, हाँ लॉकडाउन में कितनी देखी है? लॉकडाउन में 93 लॉक देखी है। और वो भी एक बार या एक से ज़्यादा बार भी? 2 बार।
93, तो ये इसको भी एक हॉबी मान सकते हैं, लेकिन ये हॉबी कैसी है? हाँ, टॉक्सिकेशन ज़्यादा है ये नशा ज़्यादा है ये, ठीक है। तो हॉबी क्या आपकी कैसी होनी चाहिए? क्रिएटिविटी होनी चाहिए उसके अंदर, उसके अंदर कुछ निकल के आए। गार्डनिंग की होनी चाहिए, पेड़ वेड़ लगाने की, गाने की, डांसिंग की, म्यूज़िक की, पेंटिंग की, आर्ट्स की, कुछ बनाने की, हेल्प करने की, लिखने की, ठीक है। बहुत सारी है हॉबीज़, तो कुछ भी हो सकती है। और बहुत शानदार शानदार लोगों ने अपनी हॉबीज़ को पूरे स्तर तक पहुंचाया है। और एक मेरा दोस्त था, वो कह रहा था कि मेरी पत्नी को, मुझे पता ही नहीं था मेरी पत्नी इतनी टैलेंटेड है, क्योंकि दोनों ही जॉब में थे, 9 से 5 जॉब, और वो कि उसको इतना अच्छा गाना आता है, उसको इतनी अच्छी पेंटिंग करनी आती है। मतलब 29 साल की लाइफ के अंदर उसको पता ही नहीं लगा ये बात। और उसने भी शादी से पहले जो हॉबीज़ थी उनको एक किनारे रख दिया, और बस अपने 8 से 5 के चक्कर में पड़ गई वो। फिर बच्चे हो गए, बच्चों को पालने के चक्कर में ये सब। बहुत सारे लोगों ने स्पोर्ट्स के अंदर बहुत अच्छा किया है इस दौरान, अपने आप को बढ़ाया है। तो हॉबी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर 3 एस की बात करते हैं। तो पहला एस क्या है? सर्विस। सर्विस का मतलब है यहाँ सेवा। सेवा भाव आपके अंदर होना चाहिए। डू समथिंग फॉर सोसाइटी, डू समथिंग फॉर फैमिली, डू समथिंग फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। वो कैसा? बिना पैसों के। पैसों पे तो आपको करना ही करना है, बिना पैसों के भी कुछ करो जो आपको अच्छा लगे, जिससे आप अच्छा फील करो। फिर उसके बाद है सोल। ये क्वेश्चन इसके अंदर भी आएगा, सुकरात के अंदर। यहाँ देखो सेकंड पैराग्राफ के अंदर ये कह रहे हैं, यहाँ इसी के अंदर ये यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? ये सुकरात सेड एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। जहाँ जीवन का उद्देश्य ही क्लियर नहीं है, मैं जी किस लिए रहा हूँ, तो क्या है? वो बेकार है जीना। फिर एरिस्टोटल कह रहे हैं, लिंक द गुड लाइफ टू एड्यूमोनिया, फ्लोरिशिंग थ्रू वर्चुअस लिविंग। वर्चुअस लिविंग होता है कोई, उसके अंदर कोई आदर्श हो, कोई प्रिंसिपल हो लाइफ के अंदर, उनकी बात कर रहा है। और क्या कह रहे हैं? टुडे दीज एसेंशियल इंक्वायरीज आर ओवरशैडोड बाय द परस्यूट ऑफ एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एंड मटेरियल वेल्थ। इन सारी चीज़ों को किसने ओवरलैप कर दिया? पैसा कमाना है, सैलरी बढ़वानी है, एक 6-6 साल के अंदर 7-7 आप जॉब स्विच और कर देते हो। मैं बताता हूँ, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ आपने 3 जॉब छोड़ दी ना, चौथी जॉब में जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, आप चाहे कितने ही फन्ने खा हो। वो रीज़न पूछते हैं कि आपने 3 जॉब क्यों छोड़ी। और हमारे यहाँ क्या है, जो 7 जगह 8 जगह से जॉब छोड़ के आ रहा है वो धुरंधर है। वो छोड़ के इसलिए आ रहा है इंक्रीमेंट के लिए। यहाँ मुझे सर सैलरी 1.5 लाख मिलती थी, अब मेरे 2 लाख हो गई, मैं यहाँ चला गया, स्विच और कर गया। यहाँ 4 लाख हो गई, यहाँ स्विच और कर गया। 6 लाख हो गई, वहाँ स्विच और कर गया। वो इस चीज़ को नहीं कंसिडर करते। वो एक आदमी कितना लंबा किसी फर्म में काम किया है, इस चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हैं, बस वहाँ इस चीज़ को। और हमारे यहाँ घाट घाट का पानी पी रखा है जी इसने, इसको ले लो पहले। ये तो ये कह रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं? एज इंडिया एम्ब्रेसेस कंज्यूमरिज्म, दिस फोकस ऑन एफ्लुएंस डिस्टेंसेस इंडिविजुअल फ्रॉम डीपर सेल्फ रिफ्लेक्शन, exacerbating द मेंटल हेल्थ क्राइसिस। ये तो किस चीज़ की बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं सेल्फ से ही आदमी दूर हो गया, फिर बच क्या गया। और सेल्फ से दूर इसीलिए होता है कि जब हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, अपने को देखते हैं, तो हमें अपने से ही शर्म आने लगती है। हम क्या क्या घिनौनी हरकतें करते हैं। कभी बैठ के सोचो पूरे दिन में क्या क्या किया है, कितनी देर पढ़ना था और कितनी देर पढ़े हैं, क्या क्या काम किए हैं हमने, कितनी झूठ बोली है, वो सारा तो अपने लिए ही वो हो जाती है। तो फिर दूसरा हो गया, दूसरा हमने यहाँ क्या देखा था? सोल। तो सोल का मतलब है अपने लिए कुछ, मेरा उद्देश्य क्या है जीवन में, मुझे करना क्या है, मुझे पैसा कमाना है या शांति चाहिए।
पीस चाहिए या प्रॉस्पेरिटी चाहिए, इनके बीच में, ठीक है वो। एंड द लास्ट वन इज स्माइल। ऐसे काम करो जिससे दूसरों के चेहरे पे भी स्माइल आ जाए। कुछ होते हैं ना, एक होती है कुटिल मुस्कान, जैसे हर्ष, क्या है ये नाम, कुश, कुटिल मुस्कुरा रहा है तो वो क्या होती है, किसी को परेशान करके आदमी मुस्कुराता है, वैसे नहीं। आप वजह बनो दूसरों की मुस्कुराहट का, आप वजह बनो कि आपकी वजह से दूसरों के चेहरे खिले। और उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए सिर्फ मुस्कुराने की जरूरत है। और बहुत सारी बार बिना कुछ दिए भी हो जाता है। भंडारा चल रहा था एक बार, भंडारे में हलवा वगैरह ये बांट रहे थे, और भंडारा चलते चलते क्या हुआ, वो ख़त्म हो गया, सारा कुछ राशन ख़त्म हो गया, वो सब पैक करने लग रहे थे। इतने में एक बंदा आ गया, गरीब था और भंडारे के लिए आया। जो भंडारे के लिए आया तो मैंने उसके हाथ को यूँ पकड़ा, दोनों हाथों के बीच में, और मैंने कहा साहब ये तो आपको थोड़ी सी देर हो गई, या तो यूँ लगा लो कि आप देर से आए, या यूँ लगा लो कि हमने ही कम बनाया और क्षमा चाहते हैं कि आपकी सेवा नहीं कर पाए। तो उसकी आंखें नम हो गई, मतलब उसकी आंखों में से आंसू आने लग गए। गरीब था, भिखारी था,